This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, ये है ग्रेटा थनबर्ग। ये वही हैं जिनकी 2019 की यूनाइटेड नेशन एक्शन क्लाइमेट समिट की स्पीच ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर कर रख दिया था। ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला मुख्य चेहरा बन चुकी थी। शुरुआत होती है जब इन्होंने स्वीडिश असेंबली यानी स्वीडिश सांसद के बाहर जो है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ये हर शुक्रवार को अपने स्कूल से छुट्टी लेकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन करती थी, और इनके साथ काफी सारे छात्र भी जो है वो जुड़ते चले गए, और काफी सारे देशों के उन देशों के छात्रों ने भी अपने अपने देशों में जो है वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो चलिए जानते हैं आज जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तार से। आखिर जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे होता है और इसके क्या जो है वो उपाय होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो होता है सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा कई बार, जो कि ठंडे प्रदेश या फिर जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज होती हैं जहाँ पे जो है वो सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो वहाँ की कंट्रीज जो है वो ग्रीन हाउस जो है वो एक बनाती हैं ताकि वो सनलाइट ट्रैप कर सके और उसमें जो है वो क्रॉप्स को जो है वो कल्टिवेट कर सके। अब ये ग्रीन हाउस जो है वो हमारी जो पृथ्वी है वो ग्रीन हाउस के में जो है वो तब्दील होती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पृथ्वी के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर की जो है लेयर है, और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो एमिट की जाती है गैसेस लाइक द CO2, वाटर वेपर, मीथेन, ये सारी गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर बना देती हैं। एंड सनलाइट जो अर्थ के अंदर आ रही है उसको जो है बाहर जाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाहर नहीं जा पाती, एंड इट ट्रैप्ड इनसाइड आवर अर्थ, और यहाँ पे जो है वो ट्रैप हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सन एनर्जी इज ट्रैपिंग इनसाइड आवर अर्थ, इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर जो है वो अर्थ का जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्लाइमेट में कैसे परिवर्तन आएगा। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ 25 ईयर्स ऑफ अ वन प्लेस, और क्लाइमेट डिपेंड करता है टेम्परेचर और रेनफॉल पे। तो जब टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, देन क्लाइमेट में भी जो है वो काफी ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग climate change. So what are the and these are the names of some greenhouse gases, as you can read: carbon dioxide, methane, nitrous oxide and water vapor. तो चलिए जानते हैं causes of climate change, क्या वो मुख्य कारण है जो कि climate change को जो है वो बढ़ावा देते हैं। देखिए, जनरेटिंग पावर, बिजली का उत्पादन, बिजली पैदा करना। ज़्यादातर हमारी जो विश्व में आज भी जो बिजली उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा। किसके द्वारा? फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा। और उससे जो भी बिजली बनती है वो उसके अंदर ज़्यादा जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एमिट होती है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज लार्ज चंक ऑफ ग्लोबल एमिशंस। ठीक है जी, लाइक बर्निंग कोल, ऑयल और गैसेज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। अब हमारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में हमारा XYZ बहुत सारा जो है वो सामान बनता है, लेकिन उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विद्युत, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल्स। अगेन वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? फॉसिल फ्यूल से। सो एनी इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग आयरन, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, क्लोथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड है एनर्जी पे, एंड एनर्जी इज कमिंग थ्रू दी फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी। तो माइनिंग के लिए भी जो है हमें काफी ज्यादा जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी आती है हमारी फॉसिल फ्यूल
फ्यूल्स के द्वारा, ठीक है। एंड देन है कटिंग डाउन दी ट्रीज। अब जैसे जैसे हमारा जो है वो विस्तार होता जा रहा है पॉपुलेशन का, तो उसके लिए जो हमें ज़्यादा इंडस्ट्रीज, ज़्यादा अर्बन सेटलमेंट्स और भी जो है वो एरिया इन टर्म्स ऑफ जो हमारी है प्रोडक्टिविटी, उसको हमें जो है वो बढ़ाना पड़ता है, और उसकी वजह से जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो हमें क्लियर करना पड़ रहा है। अब एक तरफ तो जो है वो हमारा एमिशन होता जा रहा है, और दूसरी तरफ उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? अब्जॉर्प्शन होता है हमारे फॉरेस्ट में। अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है और एमिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कटिंग डाउन फॉरेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एंड ईच ईयर अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड। देन उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन टुगेदर विद एग्रीकल्चर एंड अदर लैंड यूजेस चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रफली अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस, ठीक है जी। देन यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन आज जो है इट इज़ द वन ऑफ द मेजर की ऑफ इकोनॉमी को चलने के लिए एक बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन अगेन लाइक थ्रू कार्स, थ्रू ट्रक्स, शिप्स, प्लेन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑल्सो। तो उसके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगता है? फॉसिल फ्यूल, एनर्जी कमिंग थ्रू फॉसिल फ्यूल। तो वो भी जो है एक बहुत मेजर हिस्सा होता है हमारे ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग का बोलो या फिर जलवायु परिवर्तन का। रोड व्हीकल्स अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट पार्ट्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या, एक तरफ तो हमारा इतना जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है इन मेनी कंट्रीज। तो यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चंक ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोड्यूसिंग फूड हम जो प्रोड्यूस करते हैं हमारी फील्ड्स में, हमारी जो भी एग्रीकल्चर है उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो गैसेस रिलीज होती है लाइक मीथेन। उसके अलावा वी हैव आवर केटल्स, तो केटल्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है गैसेस रिलीज करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इन आवर एग्रीकल्चर, तो उसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का। अपार्ट फ्रॉम दिस पावरिंग बिल्डिंग्स, हमारी जो है इतनी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप्ड पार्ट्स एंड पोर्शंस ऑफ आवर वर्ल्ड, बहुत मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है वो किससे चलेगा? दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके अलावा चलिए ये एक हो गया हमारा बिल्डिंग का पार्ट कि यहाँ पे जो है वो हमारी बिल्डिंग में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि लाइक द एयर कंडीशंस, ठीक है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एमिशंस जो है वो क्रिएट होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी बिल्डिंग्स है वो इतनी ज़्यादा हाईटेक जो है आजकल जो है वो बनने लगी है, तो उसके लिए भी जो है हमें अलग से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ कंज्यूमिंग टू मच, ये वाला जो इशू है क्लाइमेट चेंज का, ये हम पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर लाइफस्टाइल। तो हमारी लाइफस्टाइल जो है वो कुछ ज़्यादा ही हमने जो है इस प्रकार बना ली है कि लाइक वी आर कंज्यूमिंग टू मच विदाउट द रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी हम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। हम जुडिशियसली और सस्टेनेबिलिटी जो है वो सस्टेनेबली एनर्जी का जो है हम कंजम्पशन नहीं कर रहे। लाइक सी द क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक है, हम वी आर रैंडमली यूजिंग एंड वी आर ग्रीडीली यूजिंग आवर things, consuming our things in too much quantity, which could be stopped, which could be contained. Okay, then apart from this लिंक्ड टू प्राइवेट हाउस होल्ड ऑल्सो, ठीक है। प्राइवेट हाउस होल्ड्स में हम देखेंगे तो हमारी जो है लाइफ स्टाइल लाइक ओनली 4 people आर स्टेइंग, बट उनका जो है इतना जो है उन्होंने कर रखा है कि लाइक दे आर एमिटिंग द एनर्जी ऑफ 10 to 20 people, ओके, 10 to 20 people, ठीक है। तो द वेल्थिएस्ट बियर द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द 1% द रिचेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द जो हमारी वर्ल्ड है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50% ऑफ द एमिशंस, ठीक है। तो जितना जो रिच है उतना ही जो है वो वेस्टेज हो रहा है, टू मच ऑफ कंजम्पशन जो है वो हो रहा है। देन इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जाहिर सी बात है हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड क्लाइमेट में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है, या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है वाइल्ड फायर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। तो इफेक्ट्स भी हम जान लेते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। नंबर 1, हॉटर टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। एंड लेट मी टेल यू 2011 to 20 का जो डेकेड था, जो दशक था, वो सबसे जो है वो वार्मेस्ट रिकॉर्ड किया गया।
और ये जो है वार्मेस्ट नहीं रहेगा, आने वाले और भी जो दशक है वो इससे भी ज्यादा जो है वार्मेस्ट हो सकते हैं, ऐसा जो है वो प्रेडिक्शन किया है। 1980s के बाद, 1980 के बाद जितने भी जो डेकेड्स आ रहे हैं, दशक आ रहे हैं, वो एक से बढ़ के एक जो है वो वार्म होते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारी हीट वेव्स का जो फिनोमेना है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, घरों से बाहर जाके काम निकलना भी जो है वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में जो है वो सामने आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वाइल्ड फायर्स जंगलों में, यानी अभी आपने सुना भी होगा ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है ये फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को भी जो है वो हमारी वजह से सफ़र करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्कटिक जो हमारा रीजन है, आर्कटिक एंटार्क्टिक का रीजन, उसके जो ग्लेशियर्स है दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, इवन हाफ डिग्री ऑफ इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर कैन कॉज देम टू मेल्ट। तो वो जो है वो अपना जो है वो अस्तित्व होते जा रहे, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते जा रहे। देन मोर सीवियर स्टॉर्म्स, तूफान तो पहले भी आते थे पर क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीवियर और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस जो है वो होते जा रहे हैं, ठीक है जी, मोर सीवियर स्टॉर्म्स। अपार्ट फ्रॉम दिस साइक्लोन्स, हरिकेन्स एंड टाइफून्स फीड्स ऑन वार्म वाटर्स एट द ओशन सरफेस। तो ये जो फिनोमेना है क्लाइमेट का, जो ये साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफोन्स, तो ये डिपेंड करते हैं जितना वार्मर टेम्परेचर होगा उतनी इनकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाली है। एंड दोज एरियाज विच आर सिचुएटेड नियर दी कोस्टल और दी वाटर बॉडीज, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लाइक आइलैंड कंट्रीज, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान में रहेंगी वो होंगी हमारी आइलैंड कंट्रीज, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत कॉमन होने वाली है और उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। देन इंक्रीज डॉट, इसके साथ साथ जो है वो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी और कहीं पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सूखा पड़ने वाला है। लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन रेट भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है वो शॉर्टेज जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ड्रॉट्स भी जो है कुछ एरियाज में जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम बाद जो आती थी वो अब बहुत ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है और बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीटेडली आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन, इससे रिलेटेड एक और है लैंड डिग्रेडेशन। जब पानी ही इवेपोरेट हो जाएगा, मॉइस्चर ही नहीं रहेगा लैंड में, तो लैंड डिग्रेडेशन भी होना जो है वो शुरू हो जाएगा। लैंड डिग्रेडेशन होगा तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैम्पर होगी तो फूड इनसिक्योरिटी वुड बी देयर। देन अ वार्मिंग राइजिंग ओशन, यानी ओशंस जो है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है वो वार्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। महासागर ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न अधिकांश गर्मी को सोख लेते हैं, वो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और उसके अलावा जो उनका पानी भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो रिलेटिवली वार्म होना शुरू हो जाएगा एंड इससे नुकसान होगा हमारी एक्वाटिक स्पीशीज को, ठीक है, ओशियन लाइफ को, मरीन लाइफ को, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान होने वाला है, ठीक है जी। देन लॉस ऑफ स्पीशीज, जैसा कि हमने देखा हमारी ओशन लाइफ पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है, उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स लग रही तो उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। देन वी हैव सीन दी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से तो जिन एरिया में इफेक्ट है उन एरियाज की जो स्पीशीज है उनको भी काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी स्पीशीज ऐसे अपनी जो नॉर्मल एडेप्टेशन में रहती हैं तो दे आर अडेप्टेड टू दैट टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री इवन हाफ डिग्री भी अगर कम ज्यादा होता है तो उन स्पीशीज के लिए जो है सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ जाता है। एग्जाम्पल पोलार बेयर्स के लिव ओनली इन दी कोल्डर एरियाज, ठीक है, वो कोल्डर एरियाज के अलावा रह ही नहीं सकते। इवन नाउ इफ ग्लेशियर्स आर वैनिशिंग तो उनका सर्वाइवल जो है वो काफी ज्यादा खतरे में आ जाता है, ठीक है जी। तो स्पीशीज का जो है वो सर्वाइवल खतरे में हो जाएगा। देन नॉट इनफ फूड, लैंड डिग्रेडेशन, अगेन हमारी कई सारी जो है वो हम मरीन फूड जो ओशन फूड है उस पर भी डिपेंड होता है। ओशंस आर गेटिंग वार्मर तो वहाँ की जो स्पीशीज पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो हमारे लिए एक इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर, जो हमारा क्लाइमेट, एग्रीकल्चर इज क्लाइमेट ड्रिवन एक्टिविटी। तो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, रेनफॉल कब आ रही है, कब सूखा पड़ रहा है, कुछ भी सिचुएशन
सिचुएशन मतलब सर्टेनिटी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज हैपहैज़ार्ड। तो इसकी वजह से जो है वो हमारी फूड सिक्योरिटी हैम्पर होगी, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कब जो है वो क्या होने वाला है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिशरीज, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक्स मे बी डिस्ट्रॉयड और बिकम लेस प्रोडक्टिव। Then what do we have? More health risk. More health risk are also associated with क्लाइमेट चेंज। वार्मर टेम्परेचर होगा, पोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फोर्स करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। अब जो एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अब जो है बाढ़ आने या फिर सूखा पड़ना शुरू हो गया, तो वहाँ से जो पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस करेगी दूसरे एरियाज में, ठीक है। एग्जाम्पल मुंबई सिचुएटेड ऑन अ आइलैंड, मुंबई इज लाइक ऑन जो एक आइलैंड पे बना हुआ है। तो अगर मान लीजिए अगर ओशन जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सी लेवल राइज होगा। तो सी लेवल राइज होगा तो आइलैंड्स कैन बी सबमर्ज्ड इजीली। तो काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का भी जो है वो इश्यू जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है जी। Then every year environmental factors take lives of around 13 million people। तो हर साल जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो 13 मिलियन लोग जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं। और इसके अलावा वेदर पैटर्न्स में जब चेंजेस आएंगे तो डिसीजेस भी जो है वो हमें अलग अलग टाइप की जो है वो न्यू डिसास्टर्स के रूप में जो है वो देखने को मिल सकती है। देन पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मोस्ट रियल इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। गरीबी और विस्थापन, ठीक है। तो एक रिफ्यूजीज होते हैं जो कि रिफ्यूजीज ऑफ वॉर। अब जो रिफ्यूजीज आएंगे देयर वुड बी द रिफ्यूजी ऑफ क्लाइमेट चेंज रिफ्यूजीज, यानी वो लोग जिनको जो है फोर्सफुली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो डिस्प्लेस करना पड़ गया, अपनी जो है जगह को जो है वो छोड़ के कहीं और जाना पड़ गया। तो जाहिर सी बात है उनके जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे एंड अपनी लाइफ दोबारा से शुरू करनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है they will be at more vulnerable place to be pushed towards the poverty. As floods may sweep away the urban slums, destroying homes and livelihoods. Okay जी। Then heat can make it difficult to do outdoor jobs। अब मान लीजिए if someone is a laborer, अब उसको जो है वो scorching heat में the person has to work, but heat waves इतनी ज़्यादा worsen situation create कर देगी कि that person will be unable to perform his or her duty। But those people who are working in offices और buildings, तो उनको तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो सकता है। देन वाटर स्कैर्सिटीज मे ऑल्सो अफेक्ट्स दी क्रॉप्स। ओके, देन चलिए अब ये तो हो गया सारा जो है वो कॉजेज हो गया एंड देन इफेक्ट्स हो गया। बहुत ज़्यादा जो है वो हमने हॉरर पिक्चर एक जो है देख ली है। नाउ मूविंग ऑन टू सॉल्यूशंस। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है या इशू नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन आवर विल, how much we want to bring the change or how much we are eager to get through those solutions. Like Greta Thunberg is also saying the same thing कि we have to move on now. It's the very high time, बहुत ज़्यादा high time है कि we should start working for the solutions. तो क्या solutions हैं? तो all the countries need to move their economies away from fossil fuels to renewable energy। जितना हो सके, जितनी हमारी जो एनर्जी कहाँ से आ रही है, फॉसिल फ्यूल्स। इतने पॉइंट्स देखे हमने, सारी एनर्जी कमिंग थ्रू दी फॉसिल फ्यूल्स। तो क्यों ना हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह जो वो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो प्रोडक्शन जो है वो करना शुरू कर दे। लाइक सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन जो हमारी ओशन जो वेव्स के द्वारा बनती है वो एनर्जी। तो उस एनर्जी की तरफ हमें जो है वो डाइवर्शन करना चाहिए, सोलार एनर्जी एंड स्पेसिफिकली सोलार एंड विंड एनर्जी, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस स्विच टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना है। उसको भी हमें, जैसे कि आप देख सकते हो, लाइक ई व्हीकल्स, कमिंग अप ऑफ दी ई व्हीकल्स। और ई व्हीकल्स से जो है वो इतना पोल्यूशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन व्हीकल्स होते हैं। बट अगेन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है दैट शुड ऑल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम दी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे जो है ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, प्राइवेट व्हीकल्स उतने कम होंगे, तो उतना कम जो है वो एमिशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है जी। सो पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, तो इनको हमें किस में स्विच करना है, इलेक्ट्रिक में। और इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से जनरेट करनी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, ठीक है। देन इम्प्रूव फार्मिंग एंड एनकरेज वीगन डाइट्स
वीगन डाइट्स एज वेल। तो जितना हो सके हमें अपने फार्मिंग में भी जो है ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, लाइक यूजिंग ऑफ केमिकल्स एंड यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, और भी जो है इम्प्रूवमेंट जहाँ पे हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम एनर्जी नीड्स को कट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम जो है उसको और अच्छी जो है मतलब उसको फ्री फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, रिस्टोर नेचर टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे जो फॉरेस्ट है वो कार्बन सिंक की तरह एक तरीके से काम करता है, लाइक स्पॉन्ज अब्सॉर्बिंग दी जो भी हमारा वेस्ट है उसको अब्सॉर्ब करना। तो जितना हो सके हमें जो फॉरेस्टेशन पे जो है वो ध्यान देना चाहिए, बिकॉज फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारा जितना भी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड सीप इट डाउन इनसाइड दी अर्थ। तो जितना हम फॉरेस्टेशन करेंगे उतना ही इट वुड बी बेटर फॉर दी क्लाइमेट change. Okay, then the natural world is good at cleaning up emissions, but we need to look after this and planting trees. ठीक है, planting trees यानी afforestation हमें जो जितना हो सके उतना करना चाहिए। और जो हमारे Amazon, the lungs of the world, Amazon called as the lungs of the world, उसको जो existing जो है हमारे forest है उनको भी protect करना है, और उसके अलावा हमें new जो है वो plantations भी जो है वो करना चाहिए। ठीक है जी। Then apart from this, government should also be working in this proactively। गवर्नमेंट को भी जो है काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए एट देयर नेशनल लेवल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी ज्यादा जो है इसका जो है वो एक तरीके से हमें जो कोलैबोरेट करके आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है वो मोर स्ट्रिक्टर रूल्स शुड बी देयर फॉर दी फॉरेस्टेशन। देन प्रोटेक्ट दी ओशंस। वी शुड ऑल्सो जंगलों के साथ साथ जो है हमें ओशन लाइफ पे भी जो है वो ध्यान देना है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर ओशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिड्यूस हाउ मच पीपल कंज्यूम। हमें अपनी लाइफस्टाइल में जो है वो अपनी चॉइसेस में जो है वो बदलाव लाने चाहिए। इट्स अ वेरी हाई टाइम इफ अ गर्ल हु इज जस्ट 16 years old, उनको जो है इतना जो है वो अवेयरनेस है, तो हम तो जो है हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हमें इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बना लेनी चाहिए, सो दैट इट कुड बी मोर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। एंड देन रिड्यूस प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट होता है, इसके प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा एमिशन क्रिएट होता है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। इसके काफ़ी ज़्यादा चेन इफेक्ट्स होते हैं। तो जितना हो सके हमें प्लास्टिक का जो है वो सब्स्टिट्यूट निकाल के जो है प्लास्टिक को जो है वो कम यूज करना चाहिए। देन okay, so these are the solutions of climate change. Okay, thank you.